धातु रूप सिद्धि आरंभ हो चुकी है। इससे पूर्व के जो 3 वीडियो गए हैं उनमें प्रारंभिक प्रक्रिया को बता दिया गया है। सूत्रों को सरलता से कैसे समझें, कैसे याद रखें, ये भी बता दिया गया है। कौन कौन से मुख्य सूत्र हैं जो प्रत्येक धातु रूप की सिद्धि में लगेंगे और प्रक्रिया संपूर्ण क्या होगी, ये पूर्व के सभी वीडियोज़ में बताया जा चुका है। और हर सूत्र का या हर शब्द का अर्थ उसके अंदर ही छुपा होता है। इस तरह से उसे हम कैसे याद रख सकते हैं ये भी बताया जा चुका है। और अब हम कर लेते हैं भू धातु के बहुवचन की सिद्धि, या फिर भवंती को सिद्ध करना करिए या फिर प्रथम पुरुष बहुवचन की सिद्धि कीजिए भू धातु की। तो प्रथम पुरुष एक वचन की सिद्धि हमने जब की थी तो किस तरह से करी थी? मुख्य जो धातु है वो ली थी हमने भू, और भू में वर्तमान लट से लक को लगाया था। वर्तमान काल का बना रहे हैं इसलिए, यदि भविष्य का लगाते हैं तो फिर तब भी यही लगेंगे, लेकिन तब लिट का प्रयोग होगा और वो वर्तमान लट सूत्र से नहीं होगा। तो जब हम लिट लकार की सिद्धि करेंगे तब उसको समझाएंगे। तो अभी हमने क्योंकि लट से आरंभ किया है यानी वर्तमान काल से, तो मूल जो धातु है वो भू है। वर्तमानी लट से हमने लट लिया, लट का ल शेष रहा क्योंकि अनुबंध का लोप हुआ, और लकारों के स्थान पर तिप तस जी इत्यादि सूत्र के कारण प्रथम पुरुष एक वचन में तिप का प्रयोग हुआ। और फिर वही कर्तरी शब्द से शब का आगम हुआ तथा तिंगशित सार्वधातुकम इत्यादि से कर्तरी शप आया। कर्तरी शब्द से शब का आगम किया, शब का अशेष रहा। इसके अतिरिक्त फिर सार्वधातुक अर्धधातुकयो सूत्र से धातु का जो अंतिम स्वर है उसको गुण आदेश होकर ओ हुआ, और फिर एच अवायाव से भू के ऊ का जो ओ हुआ था वो ओ, और शब का अ मिलके अव आदेश हुआ था, और तिप के प की हलंत्यम से सिद्धि हो गई थी और भवती सिद्ध हो गया था। इसी तरह से जब द्विवचन बनाया था तो समस्त वही प्रक्रियाएं वर्तमान लट इत्यादि कर्तरी शप इस तरह से अर्धधातुक सार्वधातुक ये सभी सूत्र लेके तिंगशित सार्वधातुकम या सार्वधातुक अर्धधातुकयो ये सभी प्रत्यय सूत्र लगाए थे। और उन समस्त सूत्रों को लगाने के बाद बिल्कुल इसी तरह से भवत यहाँ तक बन गया था। जैसे भवती बना ऐसे ये भवत बना, और अंतिम स को हमने विसर्ग किया और भवत सिद्ध हो गया। अब जो सिद्धि करेंगे वो करेंगे हम भू धातु प्रथम पुरुष के बहुवचन की। तो वो क्या था? तिप तस जी, ये प्रत्यय आ रहे हैं ना, तो यहाँ तिप लग गया, ये तस लग गया, अब जी लगेगा। तो मूल धातु भू ली और जी लिया। अब जी को अंति कैसे करेंगे? ये भवंती बनाना है। और यहाँ तो फिर भी देखिए तिप आ रहा था, प को हलंत्यम से इति की और ती रह गया। यहाँ स को विसर्ग करके ता को रख लिया, लेकिन यहाँ पर जी है तो यहाँ तो पूरा ही परिवर्तन हो रहा है क्योंकि अंति हो रहा है यहाँ पर। तो इसके लिए एक सूत्र है, इसे समझ लीजिए। वैसे 2 सूत्र हैं जो इसमें नए जुड़ेंगे, लेकिन एक सूत्र को आपको जाना हुआ है पहले से, और उसे वहीं पर हम और संक्षिप्त में थोड़ा मतलब अच्छे से बता देंगे विस्तार से, ताकि पूरी तरह से समझ में आ जाए। लेकिन जी को परिवर्तित करने वाले सूत्र को पहले आप समझ लीजिए। देखो सूत्र में ही साफ साफ समझ में आ रहा है, जो अंत यानी तिंग के अंतर्गत जो तिप तस जी आता है उस जी के झ को अंत में परिवर्तन कर दिया जाता है। यानी जी प्रत्यय जो आया है ये जी, तो उस जी प्रत्यय के अवयव झ को, अवयव का मतलब अंग, क्योंकि इसमें एक तो झ है और एक ई है, तो ई को नहीं करना है और ना ही ई सहित झ को करना है, जी को नहीं करना है, केवल झ को करना है, ई को नहीं करना है। तो जी प्रत्यय के अवयव झ को अंत आदेश हो। ये सूत्र कहता है कि जी प्रत्यय के अवयव झ को अंत आदेश हो जाए। इस सूत्र से उसे हम जी को अंत आदेश कर सकते हैं। किस सूत्र से? जो अंत। याद रखने में बहुत आसान रहेगा क्योंकि अंत आपको करना है, तो बस जो अंत। अब सिद्धि कर लेते हैं। मूल धातु भू ले ली, अब वही प्रक्रिया वर्तमान काल का रूप बना रहे हैं, बहुवचन का बना रहे हैं, तो वर्तमान लट से यहाँ पे लट का आगम कर लिया, लट में अनुबंध का लोप किया तो ल शेष रह गया केवल।
तो अनुबंध यानी क्योंकि हलंत्यम ट है इसलिए इसका लोप हो गया, केवल ल शेष रहा। अब जो केवल ल रहा है यानी कि अब केवल लकार रह गया है, ल की आकार रह गया है या ल की आकृति रह गई है। तो जो लकार होते हैं उनको तिप्तजी सूत्र से प्रथम पुरुष तिप्तजी आदेश हो जाते हैं। तो तिप्तजी सूत्र से ल को यानी लकार को प्रथम पुरुष बहुवचन में जी आदेश हो गया। अब ल के स्थान पर यहाँ जी आदेश कर देंगे तो ये भूजी हो गया। इस स्थिति में तिंग शित सार्वधातुकम सूत्र से तिंग को सार्वधातुक प्रत्यय जी पर, ये क्योंकि तिंग और शित जो होते हैं यानी कि तिप्तजी सिप्तस्थ लेकर अटवहिंग महिंग तक जो प्रत्यय हैं वो सार्वधातुक कहे गए हैं। इसके अलावा वो प्रत्यय जिनमें कि श की इति हो जाती है वो भी सार्वधातुक कहे जाते हैं। तो तिंग या फिर शित प्रत्यय परे होने पर अब इनको एक नाम एक डिपार्टमेंट बना देते हैं इनका, ये सभी सार्वधातुक के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि ये एक मेडिकल स्टाफ हो जाता है, जब उसमें नर्स भी आ रही हैं, डॉक्टर भी आ रहे हैं, वार्ड बॉय भी आ रहे हैं, स्वीपर भी आ रहे हैं, सफाई कर्मचारी, वो सभी हॉस्पिटल से संबंधित यानी चिकित्सा से संबंधित जितने भी होंगे वो सब मेडिकल हो जाएगा यानी मेडिकल स्टाफ हो जाएगा। तो इसी तरह से तिंग शित इस तरह के जो प्रत्यय आ रहे हैं उन सब को अब तिंग शित अलग अलग कहने की बजाय केवल उनको सार्वधातुक कह देंगे। तो ये सार्वधातुक प्रत्यय है जी। क्यों? क्योंकि ये तिंग के अंतर्गत आ जाता है। तो तिंग शित सूत्र से तिंग यानी कि तिंग का जो सार्वधातुक प्रत्यय जी है वो परे होने के कारण भू धातु को कर्तरी शप सूत्र से शप का आगम हो जाएगा। यानी कि सार्वधातुक प्रत्यय जब परे में होता है तो कर्तरी शप सूत्र लगता है जिससे कि धातु को शप का आगम हो जाता है, यानी धातु के बाद शप आ जाएगा। शप में वही फिर अनुबंध का लोप कर दो, यानी कि अनुबंध का लोप कैसे हो रहा है इसमें, जैसे हलंत्यम तस्य लोप से ट का लोप कर रहे थे, इसी तरह से यहाँ पर लश्कवत अतद्यते सूत्र से श का लोप कर रहे हैं और हलंत्यम तस्य लोप से प का लोप कर रहे हैं और केवल अशेष रह रहा है। अब शब्द का केवल अशेष रहा तो भू अ जी ये स्थिति हो गई। अब सार्वधातुक अर्धधातुकयो यानी कि सार्वधातुक प्रत्यय परे में हो या अर्धधातुक प्रत्यय परे में हो, तो ऐसे दोनों ही तरह के प्रत्यय अर्धधातुक प्रत्यय क्या होते हैं वो आगे जब समझाएंगे, आगे और सिद्धियां आएंगी जब। तो सार्वधातुक या अर्धधातुक जो भी प्रत्यय हैं यानी अर्धधातुक के अंतर्गत जो प्रत्यय आते हैं और सार्वधातुक के अंतर्गत जो प्रत्यय आते हैं उन सभी प्रत्ययों में से कोई भी प्रत्यय यदि धातु के बाद में आ जाता है तो धातु के अंतिम स्वर को यानी ऊ को, जो ऊ मैंने यहाँ लिख दिया, कर्तरी शब्द का अ यहाँ हो गया और जी यहाँ लिख दिया, तो उस ऊ को, धातु के ऊ को यहाँ से हटा के ऊ यहाँ लिखा है उसको ओ आदेश कर देंगे। तो यहाँ ओ आदेश करके लिख दिया। अब धातु क्यों हो गया, क्योंकि सार्वधातुक प्रत्यय परे में है इसलिए धातु के स्वर को गुण आदेश कर दिया। अब गुण हम उन्हीं को करेंगे जिनका गुण हो सकता है, यानी ऊ को ओ या ई को ओ कर सकते हैं, री को अर या री को अल कर सकते हैं। अब ओ आदेश हो गया तो पूर्व में यदि एच आ जाता है तो उनको क्रमशः अय अ आय आव आदेश हो जाता है। तो एचो अयवा या कोई भी स्वर परे में हो, पीछे के स्वर की कोई शर्त नहीं है, यानी कि कोई भी स्वर यानी ओ के बाद ओ भी आ जाए तब भी, तो अच परे रहते एचों को यानी ए ऐ ओ औ को अय अव आय आव आदेश हो जाता है। तो ओ के स्थान पर क्या होगा, अव होगा। तो अब ये हो गया भ में से, क्योंकि हमने ऊ निकाल लिया था ना भू में से, तो भ आधा रह गया है, तो ये आधा है, ओ को अव कर दिया और कर्तरी शब्द का जो अशेष बचा था वो अ हो गया और ये छी हो गया। अब ये स्थिति हो गई। इसको चाहे तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, भ, इस अ को भ में मिला के भव कर दिया, ठीक है। तो ये भव, यहाँ पे भी भव लिख सकते हैं, भव प्लस अ और प्लस ये इसको व को भी हम पूरा कर सकते हैं, ये वाला अ इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे भ में अ को मिला के भ कर दिया
और व में इस आ को मिला के व को भी पूरा कर दिया। चलिए अब आगे चलते हैं, अंत कैसे लाएं। अब सूत्र बताया था ना आरंभ में जो अंत। अब जो प्रत्यय है, जी प्रत्यय जो होता है, उस जी के अवयव झ को अंत आदेश हो जाता है। जी में जो जी का जो अंग है वो क्या है, झ है। दो अंग है इसका, एक स्वर है एक व्यंजन है। तो जो व्यंजन अंग है यानी कि झ है, उसको अंत आदेश कर देते हैं। तो झ को अब अंत कर दिया, ठीक है। तो ये भ व यहाँ तक का तो यहाँ पे लिख गया, इस अ को इस भ में मिला दिया, इस अ को जो शब का अ था उसे इस व में मिला दिया, तो भव हो गया। अब जो जो झ है इसको अंत आदेश कर दिया, और झ के बाद क्या है, ह्रस्व ई, तो ई को हमने यहाँ लिख दिया। वैसे तो अब समझ में आ ही रहा है, भवंती हो रहा है। लेकिन अब एक समस्या ये है कि भव के पीछे अ है और अंत के शुरू में अ है, तो अ प्लस अ मिलकर तो आ हो जाने चाहिए ना, दीर्घ संधि हो जानी चाहिए। ये देखो भ का जो अव है, ये जो यहाँ मिला के लिखा है, उस अव के व में से हमने अ को निकाल लिया और अंत का आ रहा है शुरू में। अब इन दो को अ और अ मिलके आ होने चाहिए, लेकिन इसको क्रॉस किया है। हम भवांत नहीं बनाना है ना, हमें तो भवंत बनाना है। लेकिन इसका काट कहाँ पर है, दीर्घ संधि को हम किससे काटेंगे। तो कहने का भाव ये है कि दीर्घ संधि यहाँ लागू ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि दीर्घ संधियां कहाँ होती हैं, पद में होती हैं। यानी कि एक पद होगा, दूसरा प्रत्यय होगा, उपसर्ग होगा, एक पद होगा, यानी एक पद जरूर होगा। और जब पद ही नहीं हो या दोनों ही शब्द पद होंगे, उनमें सिद्धि होगी। पद धातु होगा, धातु प्रत्यय होगा, इस तरह से कहीं ना कहीं सिद्धि हो रही होंगी। लेकिन जो पद ही नहीं है, ना तो वो क्रियापद है और ना ही वो शब्द रूप है, तो ऐसे शब्दों में संधि नहीं होती है। इसलिए अब जब झ को हमने अंत आदेश कर दिया और अंत में ई लिख दिया, तो अतोगुणे सूत्र से, अतोगुणे सूत्र को समझ लीजिए। अतोगुणे सूत्र कहता है अपद में, यानी कि अपद, मैंने अभी बता दिया कि ये पद नहीं है, पद में नहीं हो रहा है, ये क्या है, प्रत्यय है जी। और ये जो बचा है वो शब, कर्तरी शब का, ये भी प्रत्यय का बचा, ये दोनों ही पद नहीं थे, ये दोनों ही प्रत्यय थे, ठीक है। तो अपद हैं दोनों। अब एक तरह से ये दोनों ही अपद हो गए, क्योंकि ना तो ये क्रिया है और ना ही ये शब्द हैं। और इनका अपद हम उनको कहते हैं जिनका हम ऐसे की ऐसे प्रयोग कभी कर ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे हम राम का कर सकते हैं प्रयोग, अव्यय का कर सकते हैं प्रयोग, क्रिया रूप, शब्द रूप, ये सब पद हैं। लेकिन ये पद नहीं हैं, क्योंकि ये प्रत्यय हैं, और प्रत्ययों के भी ये अवयव हैं, पूरी तरह से प्रत्यय भी नहीं है। तो अपद में अतोगुणे सूत्र कह रहा है, अपद में यानी पद नहीं होना चाहिए। अ के बाद, अत यानी अ के बाद गुण आते हैं, गुण यानी कि अ ए ओ, तो पररूप एकादेश हो जाता है। क्योंकि शप का अ और जी का जो अंत हुआ है, उस अंत का अ दोनों ही पद नहीं है। जी से जो अंत बना है वो अंत भी पद नहीं है और शप भी पद नहीं है। लेकिन शप का जो अ बचा, इसीलिए शप का जो अ बचा और अंत का जो अ है, वो दोनों ही मिलकर दीर्घ संधि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि संधि के लिए पद का होना आवश्यक है। अपद में संधि नहीं होती है। किस सूत्र से, अतोगुणे सूत्र से। क्या होता है, यानी दीर्घ संधि नहीं होगी। अतोगुणे सूत्र से क्या होगा, पररूप एकादेश होगा। पररूप, पररूप का क्या मतलब है, पर यानी पीछे वाला रूप रहेगा। पूर्व रूप में क्या होता है, पूर्व वाला यानी आगे वाला रूप रहता है। अब यहाँ पर भव अंत, भवांत नहीं होगा, बल्कि ये वाला अ रह जाएगा, यानी ये इसकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। इसमें जो अ है उसका महत्व नहीं रहेगा, उसकी सत्ता वो इसी में विलुप्त हो जाएगा, लेकिन दीर्घ नहीं होगा।
वो पररूप रहेगा। पररूप यानी पीछे वाला रूप रहेगा। अब जैसे ये यहाँ पर, लेकिन पीछे होने गुण ही चाहिए। अब जैसे आ का गुण आ ही रखेंगे, आ को रखा है यहाँ पर, अतो गुणे यानी आ को और गुणों को पररूप एकादेश होता। तो या तो आ है तो आ रहेगा, यदि ए होता आगे भले ही आ होता और पीछे ए होता तो भी वृद्धि संधि नहीं होती, ए का ए ही रहता, ओ होता तो ओ ही रहता, अ है तो अ ही रहेगा। इसी तरह से आगे चाहे कोई भी स्वर होता, मान लो ई होती तब भी यण नहीं होता, पररूप ही होता, क्योंकि अ ही रहता, क्योंकि ये अपद है। अंत जो हुआ है झ के स्थान पे हुआ है और ये अपद है, और अपद के रहते दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि नहीं होती, बल्कि केवल पररूप संधि होती है, यानी पीछे वाला रूप ही बना रहता है, दोनों का मेल नहीं होता है। पूर्व रूप में क्या करते हैं, पूर्व वाला रूप बना रहता है, पीछे चाहे कोई सा भी स्वर क्यों ना आए कोई परिवर्तन नहीं होता। पर रूप में क्या होता है, पीछे वाला रूप बना रहता है। यदि अ की जगह यहाँ पे ए होता तो ए बना रहता, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अतो गुणे सूत्र से अ और गुण, गुण यानी ए और ओ, अ और ए ओ को पररूप एकादेश हो जाता है। तो यहाँ पर दीर्घ संधि का निषेध हो गया, ये अंत का अ रहा और ये अब में जो अ है वो विलुप्त हो गया, वो विलीन हो गया अ में ही, वो कोई अपना प्रभाव छोड़ नहीं पाया, वो दीर्घ नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर ये पद का होता तो ये दीर्घ कर देता, लेकिन ये अपद है, ये कर्तरी शब्द का है और ये जी का है, यानी ये प्रत्ययों के हैं और प्रत्यय पद नहीं होते, ध्यान रखना। और इस तरह से अब एक साथ लिखो, भ में अ को मिलाओ या यहीं पे कर लो, तो ये भवंती हो गया, बस पर रूप एकादेश होकर भवंती, यह सिद्ध हो गया। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अतो गुणे को याद रखना कि अपद में यानी पद नहीं होना चाहिए, धातु या शब्द नहीं होना चाहिए, तो अपद के अंतर्गत अ ए ओ अगर परे में आते हैं तो पररूप एकादेश हो जाता है। पूर्व में चाहे कोई भी स्वर क्यों ना हो, कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो पीछे का रूप है केवल वही रहेगा, और ये होता है अतो गुणे सूत्र से। दूसरा, जी में बदलने वाला जो जी को झ को अंत में बदलने वाला जो सूत्र है वो है जो अंतः। तो जो अंतः समझ में आ ही रहा है कि जी प्रत्यय का जो झ है उसको अंत आदेश हो जाता है। मूल धातु भूले ली, वर्तमानी लट से लट का आगम हुआ, अनुबंध का लोप होकर केवल ल शेष रहा। तिप्तस जी सूत्र से लकार को प्रथम पुरुष एक दो बहुवचन की विवक्षा में जी आदेश हो गया। अब तिंग शित सार्वधातुकम, जो तिंग और शित प्रत्यय होते हैं वो सभी सार्वधातुक कहलाते हैं। तो तिंग के अंतर्गत आ जाता है जी, तो जी की हो गई सार्वधातुक संज्ञा, और सार्वधातुक संज्ञा परे रहते कर्तरी शब्द का आगम होता है। तिंग शित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा हो जाने के बाद कर्तरी शब्द का आगम हो जाता है, और कर्तरी शब्द सूत्र से शप आ गया। शप आने के बाद उसमें होता है अनुबंध का लोप, यानी लश्क्वत तद्धित से श का लोप, हलंत्यम से प का लोप, बचा केवल श में जो अ रह गया है, वो प तो था ही आधा, हलंत लग रहा है, केवल श पूरा था, यानी कि श में ही स्वर था, तो वो स्वर रह गया केवल अ। अब भू अ जी ये स्थिति हो गई, लश्क्वत तद्धित ये बताई दिया, ये हो ही गया। अब सार्वधातुक प्रत्यय परे में हो तो सार्वधातुक या अर्धधातुक प्रत्यय जब परे में होते हैं तो धातु के स्वर को गुण आदेश हो जाता है। तो उ को हो गया ओ, और कर्तरी शब्द का अ तो भ ओ अ जी। अब एचो अयवायाव सूत्र से भिन्न कोई भी स्वर परे में क्यों न हो, मतलब भिन्न होना आवश्यक नहीं है, कोई भी स्वर परे में क्यों न हो, एच को यानी ए ओ आई औ को अय अब आय आव आदेश हो जाता है, तो ओ को अब आदेश हो गया। अब ये अ को इसमें मिला दो, भव हो गया।
भव अजी, भवजी हो गया। जो अंत सूत्र से झ को अंत कर दिया और ई को अलग से लिख दिया और इसको मिला के लिख दिया, तो भव, व में शब्द का अ भी मिला दिया। अब झ का अंत और ई, भवंती, भवांती हो गया। इस समय भवांती हो गया, क्योंकि अ और आ दो हैं तो थोड़ा लंबा खींचेंगे यानी दीर्घ हो रहा है, लेकिन अब इसे हम दीर्घ नहीं होने देंगे, इसका निषेध करेंगे। किससे? अतो गुणे सूत्र से। अपद में यदि गुण आ जाते हैं तो पररूप एकादेश हो जाता है। अपद में यदि परे में गुण आ जाते हैं तो पररूप एकादेश हो जाता है। यानी यदि ए और ए होते और यहाँ इधर स्वर कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये पीछे वाला रूप बना रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पद नहीं है, अंत जो है वो जी प्रत्यय का है, अतः ये अपद है। इसलिए केवल अ की सत्ता रहेगी, पर रूप पीछे वाला रूप रहेगा, आगे वाला रूप खत्म हो जाएगा। तो अब ये वापस यहाँ पे जो अ हट गया था तो ये वाला अ इस पे आ जाएगा। या कह दो कि दोनों को मिला के केवल अ और अ मिलकर केवल अ ही रहेंगे, आ नहीं होंगे। तो भवंत ई भवंती, ये सिद्ध हो गया। एक एक बता रहा है ताकि अच्छे से याद रहे। अभ्यास अवश्य करिए, अभ्यास करना मत छोड़िए। ध्यान रखना बच्चों, सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है यदि आप अच्छे तरीके से उसका यूज़ करते हो। आप पढ़ाई लिखाई की हेल्प के लिए करो, नॉलेज बढ़ाने वाले कंटेंट को देखो। टाइम वेस्ट करने वाले, मूड खराब करने वाले, जीवन को खराब करने वाले, चरित्र को खराब करने वाले कंटेंट से दूर रहो। बहुत ज़्यादा जीवन में परेशानी है तो अध्यात्म शक्ति को बढ़ाओ, भगवान का नाम लो। वाहियात मनोरंजन से आपको क्षण भर का सुख मिलेगा। ध्यान रखना, आपका केवल समय व्यर्थ होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना मटेरियल है कि उसका कोई अंत नहीं है। यदि आप एक रील देखने बैठो तो आप देखते जाओ, वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। आपका जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया पर मनोरंजन इत्यादि के जितने भी कंटेंट हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। आप कितना भी आप स्वैप करते जाओ, एक के बाद एक आती ही जाएंगी। इसलिए सेल्फ कंट्रोल अपने आप में तय कर लो, स्वयं पर नियंत्रण रखो। ये मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि ये जितना आप पढ़ते हो, यदि इसको बार बार, जैसे आप बार बार और मनोरंजन की रीलें देखते हो, यदि इसको देखते हो या आप अपने कॉपी पेन लेके, सबसे अच्छा है बार बार लिखते हो, अभ्यास करते हो, तो आपको लाभ होगा। लेकिन यदि इसको केवल वीडियो देख के और फिर आपने दूसरे कंटेंट देखे हैं, कोई और वाहियात चीज़ें देखी हैं, तो एक तो आप इस तरह के फालतू के वीडियोस बनाने वाले लोगों को बढ़ावा दे रहे हो, जिससे सोशल मीडिया पे महत्वपूर्ण या काम की चीज़ें, फ़ायदे की चीज़ें, जिससे देश का भला हो, इंसान का भला हो, वो मटेरियल तो बहुत कम रह जाता है और दूसरे मटेरियल बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से कूड़ा बहुत ज़्यादा भर जाएगा। तो ध्यान रखना, रील्स का, वीडियोस का कोई अंत नहीं है, कभी ख़त्म नहीं होने वाले। वो तभी ख़त्म होंगे जब आप उन्हें ख़त्म कर दोगे, जब आप छोड़ दोगे। आप तय कर लोगे कि मुझे क्या क्या देखना है, बस किस चीज़ के लिए अपना मोबाइल या टीवी खोलना है। और अधिक मेंटल स्ट्रेस या कुछ भी है, मेंटल हेल्थ के लिए यदि आपको करना है तो आप योगा करो, आप एक्सरसाइज करो, आप फिजिकली खेलो जाके ग्राउंड में। और उस समय भी आप जब खेल रहे हो या वॉक कर रहे हो केवल, तो उस समय दिमाग में अपने सूत्रों को करते रहिए। वो बहुत अच्छा ध्यान होता है, वो बहुत अच्छा अभ्यास होता है। क्योंकि यदि आप कहीं अटक गए तो आपको बेचैनी हो जाएगी कि इसके बाद कौन सा सूत्र आ रहा था, किस सूत्र से हम इसको ये कर रहे थे। तो आप इस तरह से उसमें, जैसे होता है ना, भगवान में एक बार डूब जाते हैं तो बेचैनी हो जाती है। उसी तरह से अभी आपकी जो उम्र है वो भगवान वाली तो नहीं है। अभी तो जीवन निर्माण की, इच्छाओं की और कर्म करने की उम्र है आपकी। तो उस कर्म को पूरी तरह से कीजिए। ध्यान रखिएगा कि भाग्य के भरोसे केवल पशु पक्षी रहते हैं, इंसान नहीं रहते, क्योंकि वो कर्म नहीं कर सकते। आपके पास बुद्धि है, शरीर है, अवयव हैं, मन है,
विचार हैं, सोचने समझने की क्षमताएं हैं, शिक्षा है, सब कुछ है आपके पास। आपके पास दुनिया भर के कौशल हैं, आप उन्हें और निखारिए, पैदा कीजिए अपने अंदर। अपने जीवन को व्यर्थ मत कीजिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है सोशल मीडिया, इसको गंदी चीज़ आप ही लोग बना सकते हो यदि आपने ये सब नहीं छोड़ा तो। इसलिए ये अच्छी चीज़ है। सोचो, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको टीचर नहीं मिलते, जिनको बहुत सारी किसी समय बड़ी परेशानी आया करती थी। आज आप घर बैठे बैठे दुनिया भर की जानकारी इकट्ठी कर सकते हो, आप हर चीज़ को पढ़ सकते हो। मुझ जैसे लोग जो अपनी रचनाएं लिखते हैं, जो अपनी बुक्स लिख रहे हैं या इस तरह से पढ़ा रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं और आप लोगों को भी उसका लाभ पहुंच सकता है।